आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, बांग्लादेश के लोग अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पहले दिए गए बयानों को नहीं सुन पाएंगे। इसके पीछे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का वो फैसला है जो उन्होंने पड़ोसी देश के मीडिया हाउस को दिया है। यूनुस सरकार ने दो टूक कह दिया है कि अगर कोई भी अखबार, टीवी चैनल या फिर ऑनलाइन पोर्टल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान को प्रसारित या फिर प्रकाशित करता है तो उनके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून यानी कि 2009 में जो कानून बनाया गया था उसका उल्लंघन करने का आरोप है और उस उल्लंघन पर कार्रवाई भी सख्त की जाएगी। यूनुस का तुगलकी फरमान, लोकतंत्र का काम तमाम। मोहम्मद यूनुस को डर सताया, हसीना का भाषण हटाया। बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया है। कट्टरपंथ की राह पर चल रहे पड़ोसी देश में ऐसे तो रोज कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो लोकतंत्र का गला घोंट रहा है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कुछ ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। किसी भी शासक को जब डर सताता है वो अनाप शनाप फैसले लेता है। पड़ोसी मुल्क में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने तुगलकी फरमान जारी किया है जिसके तहत बांग्लादेश की आवाम अब अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिए गए बयानों को नहीं सुन पाएगी। अंतरिम सरकार ने साफ कर दिया है कि शेख हसीना से जुड़ा कोई भी भाषण या बयान अब प्रसारण योग्य नहीं है। दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रही शेख हसीना को पूरी तरह से मीडिया से बाहर कर दिया गया है। अंतरिम सरकार ने साफ निर्देश जारी कर दिया है कि शेख हसीना या उनकी पार्टी से जुड़ा कोई भी भाषण, बयान या फुटेज मीडिया में प्रसारित नहीं होगी। सूचना मंत्रालय के आदेश के बाद सभी टीवी चैनलों, रेडियो और अखबारों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि शेख हसीना का कोई भी भाषण या राजनीतिक गतिविधि कवरेज योग्य नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भाषण पर रोक लगाने के पीछे अंतरिम सरकार ने जो तर्क दिया है उसके तहत शेख हसीना मानवता विरोधी और फरार आरोपी है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को दोषी पाया है। शेख हसीना पर अभी भी मानवता के खिलाफ अपराधों का मुकदमा चल रहा है। हसीना के बयान लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए खतरा है जो लोगों को गुमराह करते हैं। शेख हसीना का बयान प्रसारित करना 2009 के आतंकवाद विरोधी कानून का उल्लंघन है। 7 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना भारत में रह रही हैं। पड़ोसी देश में आवामी लीग से जुड़ी हर चीज को यूनुस सरकार खत्म करने पर आमादा है। उसी कोशिश के तहत अब पूर्व प्रधानमंत्री का चेहरा टीवी से गायब करने की साजिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बांग्लादेश से दूर होने के बावजूद भी यूनुस सरकार को इतना डर क्यों सता रहा है? क्या हसीना की राजनीतिक ताकत से अंतरिम सरकार के वजूद को खतरा है? अंतरिम सरकार का कहना है कि यह फैसला देश में शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का तर्क है कि हसीना के बयानों से माहौल बिगड़ सकता है और विरोधी गुटों में टकराव बढ़ सकता है। फिलहाल बांग्लादेश में यह प्रतिबंध सबसे गर्म मुद्दा बन गया है। सवाल यह है कि क्या इस फैसले से शांति कायम होगी या फिर लोकतंत्र की आवाज और ज्यादा कमजोर हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, ये तुगलकी फरमान जो मोहम्मद यूनुस की तरफ से दिया गया है इसके क्या मायने हैं और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने इसको दोषी पाया है क्योंकि देखिए शेख हसीना पर कई आरोप हैं। पिछले साल यानी कि अब लगभग 1 साल का वो वक्त हो चुका है जब अगस्त में ही शेख हसीना की सत्ता चली गई थी। उसके बाद से वो भारत आ गई थी। अब तक वो भारत में ही रह रही हैं। इसको लेकर लगातार जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी, इसी बीच मोहम्मद यूनुस ने आखिर किस डर की वजह से शेख हसीना के बयानों पर, प्रसारण पर और प्रकाशन पर रोक लगाई है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो बांग्लादेश विकास की गति पकड़ चुका था, जो लगातार दुनिया में अब एक पहचान बन रहा था, वहां पर सत्ता पलट होती है और उसके बाद ऐसे तुगलकी फरमान देखने को मिलते हैं। अब इसके कारण क्या है, इसके मायने क्या है, वैश्विक पटल पर इस फैसले का क्या असर होगा, इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये भी देखना होगा कि एक नोबेल जो प्राइज जीत चुके हैं मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, आखिर
उनके तुगलकी फरमान के पीछे का कारण क्या है? क्या उन्हें कोई डर सता रहा है? क्योंकि शेख हसीना तो अब देश में है भी नहीं, लेकिन उनके बयान का असर क्या पड़ेगा? उनके बयान का असर क्या पड़ेगा, इसको लेकर देखिए किस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने यह फरमान जारी कर दिया है कि अब कोई भी बयान या फिर कोई भी रिलेटेड खबर नहीं चलेगी, और अगर चलेगी तो इसको आतंकवाद कानून के विरोधी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर धीरज कुमार गुप्ता जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जो बांग्लादेश। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत सर आप ही से करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए अब लगभग साल भर का वक्त हो चुका है, शेख हसीना अभी अपने देश में है भी नहीं, लेकिन उनके बयानों को लेकर रोक लगा दी गई है। सर, आपको क्या लगता है ये बयान क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं कोई डर है, या फिर किस वजह से ये फैसला लिया गया है? और डायरेक्ट सीधा मीडिया पर प्रहार है ये तो, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है, लेकिन मीडिया वालों पर तो रोक लगा दी गई है। जी, आपको सादर नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, जैसे श्रीलंका में अभी घटनाएं हुई थी और अफगानिस्तान में हमेशा चलती रहती है जब से हमने होश संभाला है, पाकिस्तान में ऐसी समस्या है, तो बांग्लादेश शेख हसीना जब 2009 में टेकअप की अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप, तो शेख हसीना ने वर्ल्ड की, मैं बता रहा हूं कि रीजन की नहीं, वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी में लेके गई बांग्लादेश को। 7.2 का डेवलपमेंट किया, जो भारत और चाइना तो बहुत पीछे था, भारत के आसपास, और उनकी ख्याति उस तरह से बढ़ने लग गई थी जिस तरह से इंडोनेशिया और मलेशिया में मुस्लिम देश होते हुए भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया, और वो थाईलैंड और जो आसपास के जो देश हैं ईस्टर्न सेक्टर के, उन देशों के बराबर आ गए। तो बांग्लादेश की जो शेख हसीना है उनसे सीख लेते हुए उस ले गई, और 7.2 का जब यहाँ पे जो विपक्षी पार्टियां थी, जो पाकिस्तान से जो प्रभावित पार्टियां थी, या जिसपे चूंकि इनकी नजदीकियां भारत से बढ़ रही थी, क्योंकि भारत एक प्रो डेमोक्रेटिक प्रो डेवलपमेंट देश है, तो वो जो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही थी, तो जो एडवर्स है आसपास चाइना, पाकिस्तान और इवन कुछ वेस्टर्न पावर्स, उन्होंने उसको स्टेबल करने की कोशिश की। और उस केस में अब चूंकि शेख हसीना का एक बहुत ज्यादा वहां पे वोट शेयर है, उसको फरवरी में जो इलेक्शन हो सकता है, उस इलेक्शन में ये अगर नहीं भी रहती, जैसे कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इमरान खान जेल में रहते हुए भी इलेक्शन जीत गए थे, बिल्कुल, उनको इलेक्शन जीतने के बावजूद भी उनको जेल में रखा गया, और चूंकि वो भी मोदी के मुरीद थे और प्रो डेवलपमेंट इकोनॉमी के वो जो है सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह से शेख हसीना का भी पॉजिटिव, तो उस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि जो इमरान ने पाकिस्तान में इलेक्शन में किया, वैसे शेख के जो AI जनरेटेड वीडियोस होंगे या जो भी होंगे, कहीं फरवरी में इलेक्शन में कहीं बाधा ना पड़े जो पार्टियां हैं, जो खालिदा जिया वगैरह की, इसको ध्यान में रखते हुए चाल चली गई। अदरवाइज शेख हसीना से कोई भी ढाका को कोई भी डर नहीं है, ये केवल एक सोच समझी चाल है कि हम अब जो है एक काले अंधकार बांग्लादेश को आगे बढ़ाएं। गुप्ता जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये बयान और ये फरमान आया है, ये तुगलकी फरमान जारी होने से अब क्या मीडिया उतनी स्वतंत्र फील कर पाएगी कि वो सारी चीजें सामने रख पाए कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, मोहम्मद यूनुस के क्या फैसले हैं, और उनके विरोध में कोई चीजें अगर चलेंगी तो उन पर ये कहीं कार्रवाई ना हो जाए? अब स्वतंत्रता को लेकर भी काफी सवाल उठने लगेंगे। जी जी, देखिए, जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें अगर शेख हसीना के किसी भी वक्तव्य को अगर आप प्रचारित करते हैं तो टेररिज्म एक्ट के अंदर आ जाता है। जो पाकिस्तान ने अपना जारी किया, अरे बांग्लादेश ने जारी किया है, उसमें ये बताया कि अगर उस चीज को आप एयर करते हैं तो वो टेररिज्म एक्ट के, जो बांग्लादेश का टेररिज्म एक्ट है उसके अंदर स्वाभाविक उसके अंदर बहुत सारे प्रावधान होंगे। और ये मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि वहां की जो बहुत सारी फ्री मीडिया है वहां पे बांग्लादेश में, किसी भी देश में, चाहे वो कोई म्यांमार हो, चाहे कोई भी शासक सेना के द्वारा किया देश हो, वहां पे एक जो चंक ऑफ मीडिया होती है जो कि वो इंटरनेशनल नॉर्म के हिसाब से काम करती है। वहां पे मीडिया के स्वाभाविक है कि एक प्रतिबंध सा लगाया गया है कि शेख हसीना के वर्जन्स को देश में प्रचारित न किया जाए। मेरा कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी हो, अगर वो चाहे निगेटिव बोल रहा है या पॉजिटिव बोल रहा है, उसकी चीजों को कम से कम न देना चाहिए। ठीक है गुप्ता जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरा आया है, अभी पिछले महीने शेख हसीना का बयान सुन रही थी मैं, उस दौरान उन्होंने कहा था कि अल्लाह ने उन्हें इसीलिए जिंदा रखा है ताकि वो बांग्लादेश वापस लौट पाए। अब ये
तुगलकी फरमान आने के बाद आपको क्या लगता है शेख हसीना बांग्लादेश का रुख करेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि वो चाहती हैं कि वो बांग्लादेश लौटे और एक बार फिर से ये बांग्लादेश जिस तरीके से उनके राज में पटा एक बार फिर से वो लेकर आए। लेकिन इस तुगलकी फरमान के बाद क्या आप बांग्लादेश जाने के बारे में अब आगे शेख हसीना सोचेंगी? जी जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न मैम। जी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए इस जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे इंटरनेशनल जो साजिश जो रही है या उनके जो एक कंफर्ट जोन रहे हैं। ठीक, गुप्ता जी हमारे साथ हसन तारिक चौधरी वकील बांग्लादेश से जुड़ गए हैं, उनका ही रुख करेंगे और एक बार उनसे हालात जानने का प्रयास करेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे समझना चाहेंगे सर कि जिस तरीके का तुगलकी फरमान जारी किया गया है और मीडिया की स्वतंत्रता को खतरे में अब देखने को पूरा देश यही समझ रहा है और पूरा देश क्या सर अब पूरे विश्व में यही आपकी छवि जाएगी बांग्लादेश की कि मीडिया की स्वतंत्रता का हनन है ये पूर्ण तरीके से। और शेख हसीना जो अभी देश में मौजूद भी नहीं है, फिर आखिर मोहम्मद यूनुस को किस बात का डर है कि उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया? थैंक यू। आई एम सॉरी मेरा हिंदी कुछ अच्छा नहीं है, मैं कंफ्यूज, आप समझेंगे या नहीं। बात ये कि हमारा सोच कुछ अलग है। मीडिया की स्वतंत्रता का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ यूनुस का गवर्नमेंट का ही बात नहीं, पिछले सत्ता जितने सारे सत्ता बांग्लादेश में थे सब सत्ता और मीडिया को स्वतंत्रता को खिलाफ किया, उसको खिलाफ गए थे। और ये सारे जो सत्ता है ये रूलिंग क्लास का है, ये अपना एस्टेब्लिशमेंट के खातिर मीडिया को जो फ्रीडम है उसको उन्हें काटिल किया। ये काम अभी भी हो रहा है। मीडिया को जो फ्रीडम है वो हमारा संविधान में है। हमारा संविधान का जो आर्टिकल 39 है उसमें साफ लिखा है कि हर सिटीजन, हर मीडिया को अपना जो ओपिनियन है, अपना जो सोचना है वो खुले आम बोल सकता है, बता सकता है। लेकिन कुछ काला कानून को इस्तेमाल करके, तो एंटी पीपल लॉ को इस्तेमाल करके सब रूलिंग पार्टी, सब सरकार ने मीडिया के खिलाफ गया, मीडिया को जो स्वतंत्रता को खिलाफ गया। ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, इस टेररिज्म किस लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था आतंकवाद के खिलाफ। ये बना था कि जो सांप्रदायिक जो विभेद है, वो जो कम्युनल रायट होता है, किलिंग होता है, टेररिज्म होता है, उसके खिलाफ। हसीना जो कह रहा है उसका अपने ओपिनियन है, उस ओपिनियन उनका बांटने का हक है। आप इसके साथ सहमत हो सकता है और नहीं हो सकता है, लेकिन कोई आदमी का अपने ओपिनियन, अपने जो सोचना, अपने जो थिंकिंग, वो बोलने संवैधानिक एक हक है। ये हक छीनने का राइट किसी को नहीं। सारे दुनिया का यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट्स है वो ह्यूमन राइट्स का बात है। अब जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसलिए इसी के जरिए बांग्लादेश का जो इमेज वो दुनिया में खराब होने जा रहा है और बांग्लादेश का जो डेमोक्रेटिक जो एनवायरनमेंट है उसके लिए खतरा बन गया है। इसी सेम क्राइसिस, इसी सेम एक्ट पिछले जो हसीना को जो रिजीम थे उनके जमाना में भी एक ही तरीका से मीडिया को स्वतंत्रता लोगों ने काटिल कर दिए थे। तो ये एक दोबारा एक ही काम हो रहा है। ये दुख की बात है, एक ही जो काम ने हसीना किया है वो एक ही काम उनके खिलाफ हो रहा है। ये एक ऐतिहासिक ट्रेजेडी है। मतलब सर आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने किया है वही उनको अब वापस मिल रहा है। सर एक चीज मैं आपसे छोटी सी चाहूंगी कि जो आतंकवाद वाली कानून है 2009 में जो लागू किया गया था, इसके अंडर में क्या आता है सर? क्या प्रावधान है कि अगर कोई इस नियम को लांघेगा तो उसके हिसाब से कैसी कार्रवाई होगी उस पर? पहले की जो उसके जो कार्रवाई होने का एक लीगल एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको करना पड़ेगा कैसे आप टेररिज्म को मदद दे रहा है, कैसे टेररिज्म फैल रहा है, इसके आपको इन्वेस्टिगेशन के जरिए आपको साबित करना पड़ेगा, तो भी हम कह सकते हैं कि आप टेररिज्म को मदद कर रहा है। ये हमारा जो एंटी टेररिज्म एक्ट 2009 है उसका जो प्रियम्बल है उसमें साफ लिखा हुआ है, इसका जो कानून का
जो क्या कहता है कानून का जो एम है, उस एम हर किस्म का जो आतंकवादी एक्टिविटीज है उसको रोकने के लिए ये कानून 2009 में लागू कर दिया था। ठीक है। हसन साहब हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता भी बने हुए, उन्हीं का रुख करेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे अब ये जानना था, मेरा पहला सवाल था कि अभी 1 महीने पहले उनका बयान आया था शेख हसीना का कि मैं बांग्लादेश वापस लौटना चाहती हूँ, लेकिन इस पूरे वाक्यान के बाद जब ये तुगलकी फरमान आता है, तानाशाही वाली फरमान जब जारी कर दिया जाता है, क्या बांग्लादेश अब शेख हसीना लौटने के बारे में सोचेंगी? जी सुचित्रा, इस बारे में बताना चाहूंगा कि देखिए, कुछ देश जब अपने एक डेमोक्रेटिक पाथ से, डेवलपमेंट पाथ से जब हट जाते हैं, तो जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो होता है कठपुतली करना, अभी क्या होता है कि बांग्लादेश के अंदर जो इंटरवेंशन है, जो ज्यादा से ज्यादा आईएसआई का है, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में इंटरेस्ट रखी है, अभी पॉलिटिकल पार्टीज को होस्ट किया है, आईएसआई के लिंक बने हैं। 1971 के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर एयर और शिपिंग फैसिलिटी शुरू हुई है, तो स्वाभाविक वो अपना शेयर मांगेंगे। और अब देखिए बिडेन गवर्नमेंट की, देखिए बिडेन गवर्नमेंट ने यूनुस को लेके आए, बिडेन गवर्नमेंट यूनुस को लेके आए, और उस समय शेख हसीना की बुराई कर रहे, लेकिन उसी रेजिम में उन्होंने उनको यूएस एड भी दिया ताकि तुम डेवलपमेंट करो। आप इसको समझिए, एक अधिकारी है जो कि बहुत बड़ा डिप्लोमेट है अमेरिका का, 3 बार लगातार विजिट करता है बांग्लादेश में, सत्ता पलट हो जाती है। वही अफगानिस्तान में 3 बार विजिट करता है लगातार 2-4 महीने के अंदर, अफगानिस्तान में सत्ता पलट होती है। वो पाकिस्तान में 4 बार विजिट करता है, इमरान खान पलट जाती है। तो अगर इसको हम वैश्विक स्तर पे देखें तो एक बनाई गई एक मीन्स ऐसा चीज बनाया गया कि बांग्लादेश जो प्रो डेमोक्रेटिक हो रखा है, प्रो डेवलपमेंट कंट्री हो गया उसको। हाँ, रही बात अब शेख हसीना जी के वापस जाने की, बिल्कुल इसमें संभाले जैसे कि अभी ट्रंप ने फरवरी में श्री मोदी जी से क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अब मैं बांग्लादेश को के मैटर को आपको देता हूं। बिडेन ने वहां पे चीजें चेंज की, यूएस एड को ट्रंप ने बंद किया, और उसके बाद बोला कि वहां की हालत पे आप देखिए कैसे करना है। और बहुत अच्छी बात है कि कुछ दिन भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर जो रिलेशंस हैं सुधरे भी हैं, और इस बात की पूरी संभावना है कि वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस फिर से आएगा और शेख हसीना वहां पहुंचेंगी, क्योंकि वैसे इन्वायरमेंट जो है वर्ल्ड लेवल पे हसीना वहां पहुंचेंगी ये तो ठीक है, लेकिन उन पर तो भगाड़ो आने का आरोप है। और जो पिछले साल हमने देखा वहां पर आंदोलन हुआ, उसमें जो कई लोग जो मारे गए, उसकी हत्या का आरोप भी शेख हसीना के ऊपर है। तो यानी कि अगर वो अपने देश पहुंचती है तो उनकी गिरफ्तारी ऐसे में पक्की हो जाएगी। जी देखिए, अभी कुछ भी श्री यूनुस के हाथ में नहीं है, श्री यूनुस के हाथ में कुछ भी नहीं है, और वहां की फौज कंट्रोल कर रही है। और फौज को कंट्रोल कौन कर रहा है? विदेशी ताकतें कर रही हूँ। हमारे साहब वकील साहब शायद असहमत होंगे, क्योंकि अपने देश का पक्ष उनको रखना है, लेकिन मैं एक फॉरेन एक्सपर्ट भी हूँ और डिफेंस में समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि जिस दिन वो फॉरेन पावर्स जब वहां से हाथ खींचेंगी तो वहां से उनकी सत्ता कमजोर होगी, और फिर से शेख हसीना वहां पे जाएंगी। और वहां पे अगर एक गवर्नमेंट ट्रायल करती है, चाहे 2009 का कानून, चाहे 2010 क्राइम्स ट्रिब्यूनल हो, वो कुछ भी शेख हसीना के पक्ष में फैसला नहीं देगा। मैं एक्सपर्ट के रूप में बता रहा हूं आपको इसकी। जैसे इमरान खान में अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने परसों ही उनको बरी कर दिया एक केस में। तो अब वहां पे अगर मुनीर से अगर अमेरिका की अगर कुछ अनबन होती है तो दूसरा अल्टरनेट लेके आएंगे, इमरान को लेके। ये यहाँ पे कुछ देश ऐसे हैं, वहां पे फॉरेन जो पावर्स होते हैं वो अपना गेम खेलते रहते हैं। अभी वहाँ गेम कुछ और चल रहा है। ठीक है, जिस दिन वहां पे इसी का जवाब मुझे हसन साहब से चाहिए। हसन साहब, क्योंकि शेख हसीना पर जो पिछले साल आंदोलन हुआ था उसमें कई लोग मारे गए थे और उनके हत्या का आरोप शेख हसीना के ऊपर है। अगर शेख हसीना अपने देश पहुंचती हैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वहां पर वकील भी हैं, तो आप बड़ी अच्छे से बता पाएंगे कि अगर शेख हसीना वहां पहुंचती है तो फिर आगे क्या हो सकता है शेख हसीना के बांग्लादेश पहुंचने पर? बांग्लादेश पहुंचने का पहले आपको ये सोचना चाहिए, शेख हसीना के खिलाफ एक कार्रवाई चल रहा है, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बनाया गया है। उस ट्राइब्यूनल जो जेनोसाइड और जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी उसका खिलाफ कार्रवाई करता है, और उसका जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो चला रहा है। शेख हसीना और उनके सारे जो मिनिस्टर्स है उस ट्राइब्यूनल में एक्यूज बन के वहां पर उनका खिलाफ जो केसेस चल रहा है, अभी भी उनका पर उनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट भी है,
जब भी वो पहुंचेंगे तुरंत वो अरेस्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। उसको अदालत को मुकाबला करना पड़ेगा। बल्कि शेख हसीना ने कहा कि वो आईनी वो जो लीगल बैटल वो करेंगे, वो आएंगे और उनका वकील के जरिया वो लीगल फाइट करेंगे। उनका कॉन्फिडेंस है वो जो लीगल बैटल में वो जीत जाएंगे, वो ऐसे कह रहा है। लेकिन बात ये है, वो साथ ये एविडेंट है, बांग्लादेश में जो 1924 का जो अपराइजिंग हुआ है, जो गण अभ्युत्थान हुआ है, वो अभ्युत्थान में हजारों लोग मारा गया है, ये सच है। किसी ना किसी तो ये आदमी को मारा, कौन मारा? पुलिस। और उस टाइम में पुलिस और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी उसने फायर ओपन किए थे। इसका भी एविडेंस है, उसका भी कोई सबूत भी है। सो सुपीरियर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनका वो तो हसीना पर ही जाएगा। उसका वो लायबिलिटी वो कभी भी इवेड नहीं कर सकते, उसको अदालत का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन बात यह है, उसके पहले और एक बात है, यूनुस गवर्नमेंट में अभी आवामी लीग, उनका जो हसीना को जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको एक्टिविटीज को बैन करके रखा है। जब हसीना बांग्लादेश में आएंगे, अगर ये आएंगे और कुछ कहेंगे, वो भी उस डेफिनेशन के आवता में वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पड़ जाएगा और वो बैंड एक्टिविटी में वो शामिल हो जाएगा। तो अगर उनका एक्टिविटी बैंड है, वो कैसे इधर आएंगे? उसका हर बात तो एक्टिविटी कर शामिल हो जाएगा और एक्टिविटी के हिसाब से वो डेफिनेशन का है, डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन हसन साहब ये तो मान सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने ये फरमान जारी किया कि अब तो आगे चलेगा नहीं उनका बयान, कहीं ना कहीं ये डर तो देखने को मिलेगा ही। अगर आपको कोई डर नहीं है, अगर आप देख रहे हैं कि नहीं शेख हसीना का कार्यकाल अच्छा नहीं था, तमाम चीजें ठीक नहीं थी, इसीलिए तख्ता पलट हो गया, लेकिन बयान को ऐसे क्यों रोका जा रहा है? पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, और जाहिर सी बात है लोकतंत्र में सारी चीजें तो होती ही हैं। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर शेख हसीना के खिलाफ इतनी सारी चीजें हैं और मोहम्मद यूनुस अपने सरकार को लेकर इतने ज्यादा सुनिश्चित है, वो एकदम कॉन्फिडेंस में, तो फिर रोक लगाने के पीछे कॉन्फिडेंस में नहीं है। सुनिए, हमारा वह अभी भी जो चल रहा है, एक मॉब वायलेंस चल रहा है। हमारा यह जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से वो लॉ एनफोर्सिंग सिचुएशन को, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये हमारा बात नहीं है, सारे पॉलिटिकल पार्टी कह रहा है। एक्सटॉर्शन लिमिट छोड़ के चला गया है। हमारा वह जो किलिंग है और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, एथनिक माइनॉरिटीज है, वो अभी भी डर में है। यहाँ पर जो करप्शन का लेवल है वो भी लिमिट छोड़ के गया है। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी डिमांड कर रहा है तुरंत एक चुनाव होना चाहिए, पार्लियामेंट की चुनाव होना चाहिए। चुनाव से पहले एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी होना चाहिए, ताकि सारे पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ के एक पॉलिटिकल लेजिटिमेट गवर्नमेंट बांग्लादेश का सत्ता में आए। क्योंकि अभी जो उसका गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड नहीं है, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी नहीं है। जो कोर्ट का रेफरेंस का जो आर्टिकल वो यूज कर रहा है, उसके पर भी क्वेश्चन आ गया है। इसीलिए पब्लिक का डिमांड है जल्द से जल्द बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट जाहिर सी बात है सर, जब तक लोकतंत्र में इलेक्शन नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, तब तक तो सत्ता नहीं चुनी जा सकती। और लोग किसको चाहते हैं ये तो वही डिसाइड करेंगे, जाहिर सी बात है। हमारे साथ गुप्ता जी भी बने हुए, उनसे समझेंगे। सर, लगातार बांग्लादेशी मांग कर रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, चुनाव हो नहीं रहा है, लेकिन यूनुस का ये फरमान आता है। मैं जानना चाहूंगी सर कि क्योंकि शेख हसीना अभी भारत में है, तो आगे इस पूरे माहौल में भारत का क्या रोल होगा? भारत किस तरीके से अपने पड़ोसी देश की मदद करेगा? ये एक सलाहकार की तरह उभरेगा? और वैश्विक पटल पर अगर बांग्लादेश की इस वक्त छवि को जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, भारत अभी 2-3 घटनाओं को देखते हैं। अभी श्रीलंका में जो घटना हुई तो भारत ने संभाला। बांग्लादेश में जो घटना हुई, भारत बहुत कूल कंपोज रहा। हिंदुओं पर अटैक हुए, भारत का रिएक्शन बहुत सीधा, बस एक एडवाइजरी था कि भैया ऐसा नहीं करो। लेकिन भारत की कूटनीति काम कर रही थी। और उसके बाद वहां पे एक शांति व्यवस्था जरा सा बनी हुई है। भारत ने जरा सा सख्त लहजे में भी बोला। अब भारत क्या कर रहा है वहां पे कि भारत चाहेगा कि उसका जो इमीडिएट नेबर है, जो इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रहा था, हम सार्क कंट्री तभी एक स्तर के देश
बन पाएंगे जब हम सारे शांत फुल कंपोस्ट रहेंगे। तो भारत वहां पे जो चाहेगा कि वहां पे एक इलेक्शन हो और इलेक्शन में शेख हसीना की पार्टी को बैन न करके उनको एक मौका दिया जाए और वहां की पब्लिक को डिसाइड करने दिया जाए। देखिए, जो प्रधानमंत्री पे 15 से 20 साल तक शासन किया हो, जिसके पिताजी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद किया हो, देखिए मैं बांग्लादेश को बता रहा हूँ, पाकिस्तान से आज वही पाकिस्तान फिर से रूल कर रहा है बांग्लादेश को। बीएनपी जो कि उसके और आईएसआई के बीच में आईएसआई कर रहा है, पाकिस्तान नहीं रूल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जो है, देखिए मैं श्री हसन जी के को समझ सकता हूं क्योंकि वो अभी बांग्लादेश में बैठे, वहां पे नहीं बोल सकते कुछ अपने देश के खिलाफ, लेकिन मैं एज बोल सकता हूं कि एक्चुअली मैं जो दूर से देख रहा हूं क्या हो रहा है, वो हसन जी भी देख रहे हैं कि दूर से हमारे देश का क्या। आज 7.2 की जीडीपी जो 2022 में थी, आज 4 पॉइंट हो गई है, जो कि बांग्लादेश, हम लोग खुद बांग्लादेश की तारीफ करते थे कि बांग्लादेश कितना अच्छा बढ़ रहा है, और हमारे यहाँ आर्टिकल्स में इकोनॉमिक कंपैरिजन हो रही थी कि इंडिया को भी सोचना चाहिए कि कैसे बांग्लादेश आगे जा रहा है। उस बांग्लादेश के एक इतने अच्छे प्रीमियर को, जो डेवलपमेंट प्रो थी, उसको हटा के उन देशों ने जो की सोच रही थी कि अब हमारे मोहरे से आएगा, पाकिस्तान, चाइना और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज, वो अब वहां पे काबिज हो गई हैं और वहां पे श्री यूनुस को वहां पे लगा दिया। तो मतलब सर ये कह सकते हैं अंततोगत्वा यही कि लेट पीपल डिसाइड कि किसकी सरकार होगी, मतलब सबसे पहले चुनाव करवाना चाहिए। तुगलकी फरमान, इधर उधर की बातें हैं, कहीं ना कहीं ये मोहम्मद यूनुस के डर को भी दर्शाता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो साफ तौर पर देख लीजिए बांग्लादेश उस वक्त किस तरीके से तुगलकी फरमान सह रहा है और मीडिया को अब आजादी नहीं रही है कि आप कुछ भी चलाएं, खासकर शेख हसीना से जुड़ी प्रसारित और प्रकाशित अगर आप करते हैं तो फिर आप पर आतंकवाद से जुड़ी कार्रवाई होगी। तो इसको लेकर लगातार अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए ताकि हम डिसाइड करें कि हमारे ऊपर कौन राज करेगा। अब देखते हैं इन सारे फरमानों के आगे नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।